नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश और आज पूरे दिन आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ, क्योंकि तमाम जो पक्ष और विपक्ष के बड़े नेता हैं उनसे हम बात करेंगे। और मसला सीधा यही है कि मोदी सरकार के 6 साल और दूसरे कार्यकाल का जो पहला साल पूरा हो रहा है उसमें क्या उपलब्धियां रही, क्या आशाएं विपक्ष की हैं और किस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है। इसी चर्चा को हम विस्तार देंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन मोदी का शिक्षा जो कार्यक्रम है लगातार ये चल रहा है, पूरे दिन चलता रहेगा। एबीपी गंगा के साथ आप बने रहिए और उस पे हम सरकार की जो उपलब्धियां हैं उन पर बातचीत करेंगे। विपक्ष के जो सवाल हैं उन पर भी चर्चा होगी। और इस चर्चा में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। भाजपा से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, राज्यसभा सांसद, और कांग्रेस की तरफ से प्रमोद तिवारी जी जुड़ गए हैं, आप भी राज्यसभा सांसद। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और सुधांशु त्रिवेदी जी, शुभकामनाएं कि जो दूसरा संस्करण है आपकी सरकार का 1 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन जो दौर ये चल रहा है इसमें जो कंपैरिजन है मोदी सरकार पार्ट 1 और मोदी सरकार पार्ट 2 का पहला साल, किस तरीके से देखते हैं आप पहली सरकार को और इस सरकार का जो पहला साल है? देखिए, हमारी जो पहली सरकार आई थी 2014, तो उस समय देश में जिस प्रकार की अव्यवस्था का वातावरण था, क्षमता का वातावरण था, तत्कालीन सरकार पे अनेक भ्रष्टाचार के आरोप थे, तमाम न्यायालय में केस चल रहे थे, तो उस कारण से जनता ने एक बदलाव के लिए जनादेश दिया था। परंतु 2019 का जनादेश जो था वह उस बदलाव में विश्वास का जनादेश है। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई सरकार दोबारा लौट कर आए और कोई प्रधानमंत्री जनता के जनमत के द्वारा चुनकर दोबारा चुन के आए और अधिक मतों से चुन के आए। पंडित नेहरू के बाद मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो लगातार 2 बार जनता के द्वारा चुनकर आए। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि 2019 का जो हमारा जनादेश था, विश्वास का जनादेश था, और इस 1 वर्ष में उस विश्वास में सरकार पूरी तरीके से खरी उतरी है अनेक अवसरों। यद्यपि यह वर्ष जब समाप्त हो रहा है, इस समय ये थोड़ा मेरा इको कर रहा है, ठीक करवा दीजिएगा। उस समय दुर्भाग्यवश एक ऐसी चुनौती हमारे सामने है जो मानव जाति के ज्ञात इतिहास की सबसे विराट और व्यापक चुनौती है, कोरोना की महामारी के रूप में। परंतु उसमें भी जिस दृढ़ता और कुशलता के साथ श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत काम कर रहा है, तमाम दुनिया में उसकी भी सराहना हो रही है। तो हम हर कसौटी पर बिल्कुल आज से पिछले 1 वर्ष में खरे उतरे। बिल्कुल, लेकिन विपक्ष किस कसौटी पर रख रहा है वो भी जाना जरूरी है। प्रमोद तिवारी जी, पहला सवाल आपसे भी यही कि सुधांशु जी कह रहे हैं कि जन भावना और जनादेश जो मिला था उस पर सरकार आगे बढ़ रही है और इस वैश्विक महामारी के दौर में भी हम जनता की कसौटी पर खड़े हैं। विपक्ष क्या इस बात से सहमत है? किस कसौटी पर सरकार को आप देखते हैं? देखिए, सुधांशु जी उन गिने चुने 1 या 2 भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं में हैं जिनसे मैं आशा करता हूं कि पढ़े लिखे प्रोफेसर और ज़रा सा संयमित बात करते हैं। मैं एक बात आपसे कहूं, इस समय जब वो बड़ी पुरानी कहावत है, जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। ऐसा है जैसे जख्म पर नमक छिड़का जाए जब ये अपनी उपलब्धि बताते हैं। यही उपलब्धि है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आपसे कहा कि आप मजदूरों के किराए से मुक्त करिए। क्या आपकी यही उपलब्धि मानते हैं आप कि इनको खाना दीजिए? अगर जब आप इस देश को बनाने वाले मजदूरों के लिए सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ जाए तो विपक्ष तो कहेगा ही। मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, जो भयावह स्थिति है, लॉकडाउन आपने तब लगाया सुधांशु जी, मैं मानता हूँ इसमें आपको तो जस्टिफाई करना है, जब इस देश में 1000 की संख्या भी नहीं थी कोरोना के पीड़ितों की। और आज आप कहाँ पहुँच गए हैं मालूम है? देश के भारत 8वें और 9वें नंबर पर है। और 2 फिगर अगर मैं दे दूं आपको तो आप जैसा संवेदनशील आदमी आहत होगा। आप 5वें नंबर पे हैं इस समय अमेरिका, ब्राज़ील, फ्रांस और रूस के बाद, जहां पर सर्वाधिक, ये मैं दोहरा रहा हूं, सर्वाधिक गंभीर स्थिति में अगर कहीं कोरोना पीड़ित हैं तो वो भारतवर्ष में। और एक फिगर अगर आपको दूं तो आहत होंगे आप, नंबर 2 पे पहुंच गए आप अमेरिका के बाद। 8000
9,000 के बीच में 8,900 का फिगर है जो क्रिटिकल है, और सारे देश बाहर निकल गए, सारे देश बाहर निकल गए। आप अमेरिका के बाद नंबर 2 पे आ गए हैं। 86,000 और 87,000 के बीच में फ्रांस में, वरना आप नंबर 4 पे चले जाएंगे। अरे एक चुनौती आई, आप उसका सामना नहीं कर सके, ये बताता है आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि। आपने लॉकडाउन जब लगाया, सलाह कर लेते आपसे, वरिष्ठ राजनेताओं से सलाह कर लेते, तो मैं समझता हूँ कभी लॉकडाउन लगाने के पहले 8 बजे आके कोई ब्लैक मनी नहीं थी जैसे नोटबंदी की थी कि 8 साढ़े 8 आप कहेंगे कि 12 से सब घर के अंदर बंद रहो। अरे जनता तैयार होती न होती, कम से कम भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार तो तैयार हो जाती। उनके लिए भी आपने एक ऐसी स्थिति डाल दी कि वो ठीक से तैयार नहीं हो पाए। आपको हर हालत में, जैसा बांग्लादेश ने किया था, सिंगापुर ने किया था, और देशों ने, ताइवान सहित तमाम देशों ने किया था, 1 सप्ताह का समय आपको देना चाहिए था। और उसके बाद आप कहते हैं 1 सप्ताह बाद लॉकडाउन लगा रहे हैं, सरकार भी तैयार हो जाती, जनता भी तैयार हो जाती, इसका जवाब ले लेते हैं। और नतीजा होता कि आज जो आप मजदूरों को लेके आ रहे हो, और यही एक वजह है मिनट कि में पूरा कर लूं। जी जी, जब मजदूरों को लेके आ रहे हैं, जब 1.5 लाख के आंकड़े के बाद आप उनको लेकर चल रहे हैं, वो जहां जा रहे हैं वो बेचारे जाने अनजाने संक्रमण में फंस रहे हैं, और गांव में लोग लाठी डंडा लिए खड़े, उनको घुसने नहीं दे रहे हैं। कहां पहुंचा दिया आपने इस देश को। आज उत्तर प्रदेश में बांदा में 2 लोगों ने आत्महत्या कर ली। ये वही लोग हैं जो कोरोना से पीड़ित होकर आए गांव में और आत्महत्या की। बिल्कुल सुधांशु जी, तो और इसी बात को आगे कांग्रेस आलाकमान इस चीज को कहकर आगे बढ़ा रहा है कि जो हालात इस वक्त देश में हैं उसमें भारत मां रो रही है। देखिए, अभी जो प्रमोद जी ने बात कही, 2 विषय उठाए, लॉकडाउन और अन्य देशों से तुलना। प्रमोद जी कांग्रेस पार्टी के सर्वाधिक वरिष्ठ नेताओं में से एक, शायद उन्हें यह बात पता होनी चाहिए कि जब कोरोना महामारी शुरू हुई तब देश में टेस्टिंग के लिए जानते हैं कितनी लैब थी? केवल 1 पुणे में। आप कल्पना करिए कि उस समय आप कह रहे हैं सबको जाने देते, और यदि उस समय यह महामारी फैलती, आज देश में 700-800 लेबोरेटरीज हैं जहां पर कि इसकी टेस्टिंग हो सकती है, सैकड़ों प्राइवेट लेबोरेटरीज, सैकड़ों गवर्नमेंट की लेबोरेटरी। नंबर 2, उस समय करना क्यों यह आवश्यक था? यदि उस समय लोगों के सामने यह पता नहीं था कि हमें किस चीज का ध्यान रखना है, किस चीज का ध्यान नहीं रखना है। आज 1.5-2 महीने में सबके मन में मनोवैज्ञानिक रूप से समझ में आ चुका है कि मुंह पे मास्क रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, इत्यादि अन्य चीजें। दूसरी बात, आपको पता है उस समय देश में कितने पीपीई किट बन रहे थे, कितने वेंटिलेटर्स थे। आज इन 2 महीनों में वो सारी व्यवस्थाएं बनी, लोगों को सारी बात समझ में आई, और पहले दौर में यदि कहीं वो एक वेव आ जाती तो हो सकता है आज जो 1.5 लाख पे आंकड़ा है वो 20 लाख 25 लाख पर भी हो सकता था। अब मैं दूसरे बिंदु के ऊपर आप, इसलिए हर दृष्टि से लॉकडाउन आवश्यक था। और मैं और भी नम्रता से कहता हूं, जब लॉकडाउन 1 की जगह लॉकडाउन 2 हुआ है तो केंद्र सरकार से पहले जिन 4 राज्यों ने उसे लागू कर दिया था वो कौन थे? महाराष्ट्र, पंजाब, उड़ीसा और तेलंगाना। चारों विपक्ष के राज्य थे, 2 जगह तो आपकी सरकारें थी। अब मैं एक और बात कह रहा हूं, जो अन्य देशों से आपने तुलना की, मैं यहां पे तुलना में एक विस्तार और किए दे रहा हूं। आज चीन को छोड़ दीजिए, चीन एक अलग श्रेणी में है, चीन के ऊपर अनेक प्रकार के अलग आरोप हैं। आज हम दुनिया के सबसे बड़े देश हैं, चीन को अलग कर दीजिए। और इतना ही नहीं है, 2/3 जनसंख्या आज भी गांवों में है, 30% लोग आज भी गरीबी की रेखा के नीचे हैं। 2011 की जनगणना में मानिए 27% लोग आज भी निरक्षर हैं। ये चुनौतियां किसी देश में नहीं है, और सबसे बढ़कर हम दुनिया के इकलौते देश हैं जहां पर कोरोना के साथ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों पे बाकायदा प्राण घातक हमले हो रहे हैं, और उसके लिए अध्यादेश लाना पड़ रहा है, और उन प्राण घातक हमलों के ऊपर स्वार्थपरक राजनीति हो रही है। ऐसा विचित्र दृश्य आपको दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिल रहा होगा। इसलिए इन चुनौतियों के बीच में से जिस प्रकार की चीजें हम कर रहे हैं, और इसी के साथ आपने देखा आतंकवाद करने वाले अपनी जगह बाज नहीं आ रहे, पाकिस्तान अपनी जगह चल रहा है। मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा कि फरवरी के पहले महीने में राहुल गांधी जी इटली में थे। इटली की सरकार ने इतनी बड़ी गलती की थी कि वहां उन्होंने हक चाइनीज कैंपेन चलाया था कि गले लगा लो चाइनीज को, जिसकी वजह से वहां विस्फोट हो गया कोरोना का। और आप एक उदाहरण बताइए, वहां विपक्ष के नेताओं ने
क्राइसिस के दौर में ठीक है। इटली की सरकार से बिल्कुल उस पर भी आएंगे सर। अरे हमसे न मानते, कम से कम वो राहुल गांधी जी अपने यहाँ से, अपने ननिहाल से सीख लेते। प्रमोद तिवारी जी, एक सवाल और भी उठता है कि इस दौर में जो बार बार बातें हो रही हैं कि जिस वक्त ये संक्रमण आया उस वक्त केवल एक वायरोलॉजी लैब थी, हमारे पास मास्क बनाने की उतनी यूनिट्स नहीं थी, पीपी बनाने की यूनिट्स नहीं थी, तमाम चीज़ों को लेकर बात आई, वेंटिलेटर्स की किस तरीके से कमी को देश ने झेला। क्या आप मानते हैं कि जितनी भी सरकारें देश में रहीं और बार बार सवाल उठता भी रहा है कि जीडीपी में जो प्रतिशत हेल्थ पर खर्च होना चाहिए वो नहीं हुआ और शायद वो वजह थी कि आज इतने बड़े संकट से गुजरना पड़ा, क्या आपको लगता है कि अब भविष्य में हेल्थ में एक्सपेंडिचर बढ़ाने की जरूरत है? किसी की भी सरकार हो, हेल्थ पर फोकस करना होगा, एजुकेशन पर फोकस करना पड़ेगा, ज्यादा फंड एलोकेट करना होगा। मैं जो दो बिंदु उठाए हैं सुधांशु जी ने, पहले उसका जवाब दे दूं। कह रहे हैं कि जब कोरोना यहाँ आया तो एक भी किट बनाने वाली फैक्ट्री नहीं थी, एक भी लैब नहीं थी टेस्टिंग। ये कोरोना 2020 में नहीं आया। बायोलॉजी की एक लैब, अच्छा कम थी, ठीक है, एक लैब थी, मान ली, आपकी बात मान लेता हूं। मैं एक चीज कह रहा हूं, ये क्या नाम है इसका, कोविड-19, यानी ये पिछले साल आ गया था चीन में और वहाँ अक्टूबर नवंबर से वो अपने शीर्ष की ओर जा रहा था, वुहान में, चीन में। चीन कहाँ है? भारत की सीमा से सटा हुआ है। क्या आपने अपनी तैयारी, दूरदर्शी नेतृत्व तो 56 इंच का नहीं था कि वो देखते कि जो चीन में आया है उससे ख़तरा हमको हो सकता है, तो क्यों एक रखी, क्यों उस वक्त नहीं बढ़ाया? फिर ये किट पहले क्यों नहीं तैयार की? और किट जब मंगाया आपने जिस चीन से नापने वाली, तो वो भी डिफेक्टिव मंगा लिया आपने। मैं उसके भ्रष्टाचार पे नहीं जाता, न हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष ने जो किया उस पर जाता हूँ, लेकिन ज़रा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। सुधांशु भाई, आप तो कम से कम एक बात समझ लो कि आपने जब लॉकडाउन लगाया था, हम लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 सबका समर्थन करते हैं, पर कहाँ तक व्यवहारिक था मेरे भाई कि लॉकडाउन लगाने के पहले ना आपने देश की जनता को समय दिया एक हफ्ते का कि वो तैयार हो जाए, कम से कम अपने घर तक पहुंच जाए, तभी तो आप लॉकडाउन करेंगे। अरे बच्चे फंसे हुए थे, मजदूर फंसा हुआ था, उस एक हफ्ते में अगर आप ले आते तो कोरोना देश में नहीं फैलता। यहाँ बहुत बड़ी हिमालयन ब्लंडर हुई है आपसे, ऐतिहासिक भूल की है आपने। जब कोरोना फैल के 1.5 लाख पे पहुंच गया, 1 लाख क्रॉस कर गया, तब लोगों को आप ला रहे हैं। प्रमोद जी, इस पर सुधांशु जी का जवाब लेंगे 100 से नीचे, लेकिन चूंकि पूरे कार्यकाल पर भी हम बात कर रहे हैं, इसलिए जो मेरा सवाल था कि क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि कम से कम हेल्थ, एजुकेशन जो ऐसे बेसिक सेक्टर हैं, इसमें एक्सपेंडिचर बढ़ाने की जरूरत है? अब 2%, 3% से काम नहीं चलेगा। लेट मी कंप्लीट। जो दूसरा काम इनको करना चाहिए था, इन्हें अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद करने चाहिए था। क्यों नहीं लाया ये? इन्हें मालूम था ये पैदल चल के आएगा नहीं, कोरोना ट्रेन से आएगा नहीं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आएगा। तो जब 2019 में हो गया तो इन्होंने मार्च तक क्यों चलाया इंटरनेशनल एयरपोर्ट? कोरोना तो उसी से चल के आया। और सबसे बड़ी भूल आपने जो नमस्ते ट्रम्प किया है ना, देखिए कहाँ कहाँ कदम पड़े उनके। मुंबई आज तक पीड़ित, अहमदाबाद सर्वाधिक पीड़ित, आगरा जल रहा है और दिल्ली सुलग रहा है। तो इसलिए नहीं कि कोई ट्रम्प साहब लेके आए, अतिथि का स्वागत है। उनके साथ जो 7,000 लोग आए थे, उस अमेरिका से आए थे जहां पे कोरोना अपने। ठीक है सुधांशु जी, इस चीज का भी जवाब दे दीजिए। और वही सवाल मेरा आपसे जो प्रमोद जी से मैं पूछ रहा था, आपको क्या हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ाने की जरूरत है? क्योंकि अब हमें थोड़ा विस्तार में भी जाना होगा। ये कोरोना और प्रवासियों की हेल्थ बढ़ाना चाहिए, एजुकेशन बढ़ाना चाहिए। इनकी सरकार ने कम किया है, मोदी सरकार ने। मैं आरोप लगाता हूं कि मोदी सरकार ने दोनों सेक्टर में कमी की, इसे बढ़ाना चाहिए। अब मैं ये बात का जवाब देता हूं जो प्रमोद जी ने कहा। 23 जनवरी को WHO ने ट्वीट किया कि ये मनुष्य से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी नहीं। यानी आप कह रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में हो गया, जनवरी के अंतिम सप्ताह तक WHO कह रहा है कि मनुष्य में फैलने वाली बीमारी, जिसकी वजह से आज WHO भयंकर रूप से घेरे में है। 31 जनवरी को WHO कहता है हाँ ये खतरनाक बीमारी है और महामारी है, कहता है 12-13 फरवरी को। और यदि मैं मान लूं कि जो WHO बता रहा था, जो भारत सरकार समझ रही थी, उससे अधिक समझ कांग्रेस के नेताओं में थी, तो मैं विनम्रता से पूछता हूं, फरवरी के प्रथम सप्ताह में आदरणीय राहुल गांधी जी कहां थे? खुद तो विदेश यात्रा कर रहे थे।
इटली में घूम रहे थे और यहाँ कह रहे हैं कि साहब अक्टूबर नवंबर में हमें बंद कर देने चाहिए थे। तो ये मेरे विचार से बात युक्ति संगत नहीं लगती। भारत सरकार ने पूरी सतर्कता के साथ, सजगता के साथ किया। अब आपने कहा कि हेल्थ सेक्टर के ऊपर करना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं, स्वास्थ्य मूलतः स्टेट का सब्जेक्ट है और भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, कम किया है, परंतु सबसे अधिक समृद्ध नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं सर। सबसे समृद्ध राज्य कौन है जहां भारत की आर्थिक राजधानी है? महाराष्ट्र। वहां करके दिखा देते, हमें आईना दिखा देते, हमने ये करके दिखाया जहां सबसे दुर्दशा। उत्तर भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन है? पंजाब। वहां तो एक छत्र आपकी सरकार है, हमें इंप्लीमेंट करके दिखा देते। और आपको ध्यान हो तो बहुत जमाने से दिखाया जाता था, आधे से ज्यादा राज्यों में उनकी सरकार है, कांग्रेस की सरकारें हैं या विपक्ष की सरकारें हैं, वहां करके दिखा देते। वास्तविकता ये है, पिछले 67 साल में जितने एम्स थे, हमारी 6 साल में उससे ज्यादा एम्स और उस स्तर के संस्थान बने। इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में एक अंतिम वाक्य कहना चाहूंगा, भारत का गरीब मजदूर, उसके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती होती है कि बीमार पड़ गए तो इलाज कहां से होगा। वो आयुष्मान भारत योजना हम लेके आए जिससे 5 लाख रुपए तक का उसका इलाज हो सकता है। 1 करोड़ लोग अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं। तो छोटे स्तर से लेके एम्स तक के शीर्ष स्तर तक की स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, शेष अन्य राज्य सरकारों को भी। निश्चित रूप से इन्होंने राहुल गांधी जी का नाम लिया है, तो मैं कह दूं, राहुल गांधी जी ने जब फरवरी में कहा कि कोरोना की महामारी से देश को बचाना चाहिए, इसकी गंभीरता को समझना चाहिए, तो इनके स्वास्थ्य मंत्री ने मजाक उड़ाया था राहुल गांधी का। कहा था कि ये देश को डरा रहे हैं, कहीं कोरोना नहीं है। याद कर लो भैया, कोई और होता प्रवक्ता तो नहीं स्वीकार करता। सुधांशु भाई, आप एक ईमानदार आदमी हो, याद कर लो कि क्या हर्षवर्धन जी ने उस समय मजाक नहीं उड़ाया राहुल गांधी का। दूसरी बात जो आपने कही कि पंजाब, महाराष्ट्र, अरे महाराष्ट्र तो मर गया आपके नमस्ते ट्रंप में, सारी समस्याएं लेके आ गया नमस्ते ट्रंप। 7,000 लोग आए हैं, रजिस्टर खुलवा के देख लो होटलों का। पर आपका तो गुजरात मॉडल जिसको लेके आप हिंदुस्तान में आए हैं, वहाँ मैं नहीं कह रहा हूँ, विपक्ष नहीं कह रहा है, हाई कोर्ट कह रहा है, गुजरात हाई कोर्ट कह रहा है कि यहाँ के अस्पताल तमाशा है, मजाक है, यातना गृह है। ये आपका हाई कोर्ट का है, मेरा नहीं है। अहमदाबाद में गुजरात हाई कोर्ट का आपके चिकित्सा। तो पंजाब तो छोड़िए, महाराष्ट्र तो छोड़िए, महाराष्ट्र में अभी 6 महीने पहले तक आप ही की सरकार थी, हम तो 3 महीने से उसमें निकल गए कोरोना में। आपने क्यों नहीं किया वहाँ पर गुजरात मॉडल जिसके बड़े चर्चे थे, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी हाई कोर्ट ने। कहा कि यहाँ के अस्पताल कम हैं, यातना गृह ज़्यादा हैं। तो मेहरबानी करके ये राज्य का अकेले विषय नहीं, फिर हाथ जोड़ता हूँ, कोरोना में चलो राजनीति नहीं करें, कांग्रेस भाजपा नहीं करें, देश को बचाने की लड़ाई है। त्रिपाठी जी आइए, सुधांशु भाई, केंद्र को फर्ज निभाना चाहिए बड़े भाई का, और केंद्र को सारे प्रदेश को, जो कांग्रेस शासित हो, जो कांग्रेस शासित नहीं भाजपा शासित हो, आपके केंद्र ने का सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी रेल की, ट्रेन की। क्या किया है मालूम है? ट्रेन का नंबर बता रहा हूँ, 182 चली है गुजरात से महाराष्ट्र होते हुए, उड़ीसा आप उसको ले गए। आप हम दोनों उत्तर प्रदेश से हैं, उड़ीसा कैसे ले गए? पटना की छपरा की ट्रेन को उड़ीसा से फिर आप लाते हो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से आप लेके आते हो बिहार, और छपरा से फिर वापस करते हो, ले जाते हो मुगलसराय, हमारे आपके उत्तर प्रदेश, फिर उसको सिवान ले जाते हो। ट्रेन में 5 दिन लगे हैं, 4 दिन। ट्रेन का नंबर बता रहा हूँ, रूट बता रहा हूँ आपको। और मालूम है 4 दिन में कई बार खाना दिया है ट्रेन में? एक बार 8 पहर का कम से कम खाना एक बार। पानी की बोतल कितनी दी? जरूरी है। केंद्र सरकार का जो पहली बात तो ये जो प्रमोद तिवारी जी ने कही कि ट्रेन 5 दिन में पहुंच रही, खाना एक बार में मिल रहा है। दूसरा, ये बड़ा आरोप ये लग रहा है महाराष्ट्र की तरफ से कि लिस्ट मांगी जाती है, फिर लिस्ट जब तक अप्रूव नहीं होगी तब तक महाराष्ट्र से लोग यूपी के बॉर्डर में नहीं जाएंगे। सर, ये अपने ही देश के अंदर परमिट राज कैसे आ गया इस महामारी के दौर में? क्या वाकई केंद्र ने कोई ऐसा आदेश दे दिया कि जब तक लिस्ट का आदान प्रदान नहीं होगा, लिस्ट अप्रूव नहीं होगी, तब तक किसी एक राज्य की सीमा से दूसरे राज्य मजदूर दाखिल नहीं होगा? ये स्थिति है क्या? देखिए, पहली बात, अभी प्रमोद जी ने हाथ जोड़कर कहा कि इस पे केंद्र सरकार को करना चाहिए। कल सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? सर्वोच्च न्यायालय ने तो ये कहा कि प्रदेशों की जिम्मेदारी है, और हमारी बात मत मानिए, हमारा विचार अलग, आपका विचार अलग।
मगर अभिजीत बनर्जी जी, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री, जिनसे राहुल गांधी जी ने 15 दिन पहले संवाद किया था, उन्होंने मुंबई के संदर्भ में क्या बोला था कि यह पूर्णतः स्थानीय सरकार की जिम्मेदारी है। यदि वह सरकारें अपने दायित्व का निर्वहन करने में सफल हुई होती तो आज मजदूरों में यह भगदड़ नहीं होती। हाँ, जो आपने बात कही है उसमें नियमानुसार यह है कि स्थानीय सरकार यह तय करती है कि किस ट्रेन में कितने मजदूर जाएंगे, उनके नाम और सूची वह सरकार देती है जी। केंद्र सरकार का जहां तक प्रश्न है, गाड़ियां तैयार हैं। रेल मंत्री जी ने बताया था कि जिस रात वो 145 गाड़ी देने को तैयार थे, उस रात में केवल 40-45 महाराष्ट्र की सरकार कर पाई। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, इस खराब दौर में महाराष्ट्र में राजनीति की शुरुआत कब हुई? जब शरद पवार जी जाके राज्यपाल से मिल लिए। और उससे अधिक महत्वपूर्ण बात क्या, राहुल गांधी जी ने अपने प्रश्न के जवाब में क्या कह दिया कि हम सरकार का संचालन नहीं कर रहे, समर्थन कर रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र सरकार के हिस्से हैं। तो आप देखिए कितनी उन्होंने चतुराई के साथ अपने को अलग कर लिया उत्तरदायित्व से और कहा कि साहब हम तो संचालन ही नहीं कर रहे हैं। तो ये अपने आप में दर्शाता हूं। एक बात और सर, कुछ अंतर नहीं, ट्रेन की बात में एक बात और कह दूं, जब बसें चली थी तो कहा गया था ट्रेन क्यों नहीं चल रही। जब ट्रेन चली तो बसें लेके उत्तर प्रदेश की सीमा पे आ गए। और वो अभी बड़ा विचित्र आपने दृश्य देखा होगा, भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि जिस प्रदेश में जिसकी सरकार हो वह सरकार बसें नहीं भेज रही है, पॉलिटिकल पार्टी भेज रही है। कोई दूसरा उदाहरण हो आपके संज्ञान में पिछले 72 वर्षों में तो मुझे बता दीजिए। ठीक है सर, एक सवाल और भी है आपसे। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया में ये एक छवि है कि भारत की धाक मजबूत हो रही है। हम बड़े देशों के कंधे से कंधा मिला भी रहे हैं और जहां जरूरत पड़े आंख दिखा भी रहे हैं। लेकिन ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई बीते 15-20 दिनों में कि नेपाल, जो हमारा कभी इतना अच्छा सहयोगी हुआ करता, तो आज हमें आंख दिखाता है। वो कहता है कि कोरोना भारत हमारे यहाँ फैला रहा है, वो नया नक्शा जारी कर देता है, आपको पाम ऑयल का जो इंपोर्ट था वो जवाब में बंद करना पड़ता है। ये तलखी क्यों आ रही है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये कब से आ रही है तलखी? याद करिए, भारत के खिलाफ प्रस्ताव पारित होने कब शुरू हुए? 2005 और 6। पशुपतिनाथ मंदिर से भारत के पुजारी कब निकाले गए? 2008, जब प्रचंड वहां के राष्ट्रपति थे। क्यों? यूपीए 1 के समय में, जब माओवादियों का वर्चस्व नेपाल में बढ़ रहा था और तब इनकी सरकार वामपंथियों के भरोसे थी, तो सीताराम येचुरी जाते थे। फिर मैं कह रहा हूं, ऐसा एक मात्र उदाहरण बताइए जब किसी देश से बात करने के लिए ना विदेश मंत्री जाता था, ना विदेश सचिव जाता था, एक समर्थक पॉलिटिकल पार्टी का नेता जाते थे। तो आप उस जमाने से देख लीजिए, स्थितियां खराब होती चली गई। इसमें किसी प्रकार ठीक है प्रमोद जी, क्या कांग्रेस जिम्मेदार है कि नेपाल आज आंखें दिखा रहा है? ये कोरोना के लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार है, पंडित जवाहरलाल नेहरू वही जिम्मेदार होंगे। ये तो कह दीजिए, अब कहना बंद कर दें, ये 6ठा साल है इनका। सीधा सा सवाल एक है कि नेपाल से आज आपके संबंध अच्छे नहीं, चीन से आपके संबंध अच्छे नहीं, बांग्लादेश जिसको कांग्रेस ने पैदा किया इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, उससे संबंध आपके अच्छे नहीं, श्रीलंका से संबंध बिगड़ चुके हैं, पाकिस्तान से संबंध बिगड़ चुके हैं, भारत के नक्शे के सारे मित्रों से आपने संबंध बिगाड़ लिए। ये आपकी कूटनीति। आज एक उदाहरण दे रहा हूं, आज का है, आज का। ट्रंप साहब कह रहे हैं मैंने मोदी साहब को फ़ोन किया और उनसे कहा है कि अगर भारत चाहे तो भारत चीन के संदर्भों में हम वार्ता को तैयार हैं। अब बताइए, हमारा मसला है चीन से और अमेरिका दादागिरी करके फैसला करेगा। जानते क्या हो रहा है? ट्रंप बोल रहा है जिसके लिए पलक पावड़े बिछाए थे, और आपके यहाँ से क्या आ रहा है? MEA के विश्वस्त सूत्रों से कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात ही नहीं की है कभी ट्रंप साहब से जब क्लोरोक्विन की दवा के बारे में। दो राष्ट्राध्यक्ष में कौन झूठ बोल रहा है? कोई तो झूठ बोल रहा है। अरे झूठ बोलो या सच बोलो, हमें उसकी फिक्र नहीं, लेकिन चीन के हिस्से में जो है जहां तंबू गाड़े हैं वो हमें खाली दिखने चाहिए। भारत की सेनाओं से खाली कराया जाना चाहिए उन तंबुओं को जो चीन ने गाड़ लिए हैं। स्थिति स्पष्ट करिए। और दूसरी बात जो आपने पहले कही थी कि राहुल गांधी ने बात की थी, और कहे अरे राहुल गांधी ने रघुराम राजन से भी बात की थी, नोबेल लॉरेट से बात की। बिल्कुल सर, वक्त बहुत कम है। सुधांशु जी, आखिरी आपका रिएक्शन चाहेंगे जो सवाल प्रमोद जी ने पूछे हैं कि आखिर क्यों हालात बिगड़े दिख रहे हैं देश के अंदर भी और कूटनीतिक संबंधों में? 10,000 रुपए पहले डालो, जब तक कैश नहीं डालोगे टुकड़े में लेने से काम नहीं चलेगा। इस देश को सुधांशु जी आखिरी अर्थव्यवस्था समाप्त कर दी, खत्म कर दी। आज 45 साल में सबसे बड़ी प्रमोद जी वक्त कम है, सुधांशु जी का रिएक्शन ले लेते हैं। उपलब्धि है। और जब होगा
हर चीज के देखिए, लिए कांग्रेस और नेहरू, अरे दुनिया में आ जाओ, मैं 6 सिर्फ साल एक ही बाद वाक्य बच्चा कहना भी चाहूंगा, बोलने विदेश लगेगा। नीति पे हमारे और उस दौर में कितना अंतर आया। पहले जब हमारा कश्मीर का विषय उठता था तो क्या स्थिति होती थी, सिर्फ अकेला रूस हमारे साथ होता था, बाकी पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ। आज हालत यह है कि जब कश्मीर का मुद्दा उठता है तो केवल एक चीन पाकिस्तान के साथ होता है, बाकी पूरी दुनिया हमारे साथ। मुस्लिम देश भी एक मलेशिया और टर्की को अपवाद स्वरूप छोड़ दें तो हमारे साथ खड़े हैं। इससे ज्यादा बेहतर परिस्थिति नहीं हो सकती। और कांग्रेस के राज में क्या स्थिति रही कि पंजाब गया, कश्मीर चला गया और चला बंगाल गया, और चीन के हाथों मानसरोवर का ऊंचा भाल गया। आधा पंजाब, आधा कश्मीर, आधा बंगाल, और चीन के हाथों मानसरोवर का ऊंचा भाल चला गया। ये इनकी विदेश नीति का एक बात लाइन हो में रही साफ है। शुक्रिया सुधांशु जी, 36 हमसे जुड़ने साल के लिए। की। प्रमोद जी, आपका बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो 1 साल के कार्यकाल पर बातचीत हुई और 6 सालों की इस सरकार में क्या कुछ हुआ उस पर भी सवाल जवाब हुए, लेकिन जो वर्तमान मुद्दा है उस पर जो टकराव की स्थितियां हैं वो सीधे तौर पर नजर आती है। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हाजिर होंगे फौरन। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी